चलिए, प्रॉब्लम नंबर 1, an airplane moves in a northwesterly direction at 125 miles per hour relative to the ground, due to the fact there is a westerly wind, of 50 miles per hour relative to the ground. डेफिनेटली ग्राउंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जिस पॉइंट के या जिस सरफेस के रिस्पेक्ट में सब कुछ हम मेजर करते हैं। फिजिक्स में भी यही करते हैं, यहां भी यही करेंगे, क्योंकि दिस इज बेसिकली अ फिजिक्स प्रॉब्लम। हाउ फास्ट the plane have traveled if there were no wind। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक प्लेन है, एयरप्लेन है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज सबसे पहले समझ लीजिए, जब भी क्वेश्चन में इस तरह का कुछ हो, नॉर्थ वेस्टर्ली या नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट साउथ, जहाँ की कुछ एंगल वैंगल नहीं दिया हो, तो आपको इस तरह से समझ लेना है कि एकदम जो दो डायरेक्शन को मेंशन किया गया हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ अगर मेंशन किया गया हो, दैट मीन्स जो वेक्टर है हमारा वो एकदम 45 डिग्री पे है, दोनों से एकदम बीच में है, एकदम इस 90 डिग्री को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ये हमेशा अज्यूम आपको कर लेना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दिया होगा कि 33 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ और समथिंग लाइक दैट। चलिए, तो यहाँ पे एक एयरप्लेन है जो कि नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन पे 125 माइल्स पर आवर रिलेटिव टू द ग्राउंड मूव कर रहा है, और वो भी किस कारण से? क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्ली विंड ऑफ 50 माइल्स पर आवर रिलेटिव टू द ग्राउंड। चूंकि विंड वेस्ट के तरफ 50 माइल्स पर आवर के स्पीड से बह रहा है, तो उसी कारण से कोई एयरप्लेन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 125 माइल्स पर आवर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। यानी कि विंड अगर नहीं होता तो डेफिनेटली इसका स्पीड कुछ अलग होता। अब देखिए, हाउ फास्ट वुड द प्लेन हैव ट्रैवल्ड इफ देयर वाज नो विंड। अगर विंड, हवा नहीं बहती, तो जो प्लेन है उसका स्पीड क्या होता? चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो हमारा, अब देखिए ये क्वेश्चन 2 डायमेंशन में बनेगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में। उसमें हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम मानेंगे उसको ग्राउंड मानेंगे, और ग्राउंड को कहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे? ऑरिजिन के पास। हमेशा ये काम करना है, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो। तो ये हमने अपने प्लेन को एक्सिस के थ्रू डिवाइड कर लिया है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूं ताकि आपको ठीक से सब कुछ दिखे। इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इरेज कर दूंगा थोड़ी देर में इसको।
ये हो गया ईस्ट जो कि एक्स एक्सिस है, ये हो गया वेस्ट जो कि नेगेटिव एक्स है, ये हो गया नॉर्थ जो कि डेफिनेटली क्या है वाई एक्सिस है, और ये हो गया आपका साउथ। ये हमारा है ओरिजिन जो कि डेफिनेटली हमारा प्लेन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये क्या है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यही ग्राउंड है, इसी को हम समझते हैं, यही से सब कुछ मेजर हो रहा है। चलिए भाई, डेफिनेटली ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़े होके ही तो सब कुछ मेजर कर रहे होंगे ना, तो दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जिस पॉइंट से या जिस सरफेस से सब कुछ मेजर हम करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सो एयरप्लेन पहले देख लेते हैं। पहले कुछ स्पीड है दिया हुआ है, वेलोसिटी, उसको सपोज कर लेते हैं। लेट वी पी जी is equal to the velocity of the plane with respect to ground with wind। wind के साथ, इसको आपको याद रखना है, VW the velocity of wind with respect to ground and Vp be the velocity of plane with respect to ground without wind। यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, सबसे पहले है कि जो ये वेलोसिटी है ये है आपका नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में, यानी कि एकदम इस तरह से। वेक्टर वी पी जी साफ साफ है कि इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स के तरफ एक वाई के तरफ, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए भाई, अब है वी डब्ल्यू, द वेलोसिटी ऑफ विंड रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो ये वेलोसिटी हमारा किस तरफ है, वेस्ट के तरफ है डायरेक्ट। तो ये वेलोसिटी, इससे इसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो थोड़ा छोटा ही दिखाएंगे हम इसको। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ विंड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है Vp, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विदाउट विंड। यही हमें फाइंड करना। अब ये क्या होगा, ये हमें कुछ नहीं पता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा या किस तरह से होगा, तो हम इसको ड्रॉ कैसे करें भाई। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इस वेक्टर को, हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं उसका डायरेक्शन को चेंज किए बिना, हमें पता है। चलिए भाई, तो इसका हम फायदा क्यों नहीं उठाएं। क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है उसको उठा के यहाँ पे इस तरह से लेके जाते हैं। ये हो गया वेक्टर वी पी जी। इस वेक्टर को उठा लेते हैं यहाँ से बिना इसके डायरेक्शन को चेंज किए हुए, इसके टेल को इसके हेड पे रखते हैं और एकदम इस तरह से इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या हो गया, वी डब्ल्यू। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वेक्टर डेफिनेटली एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इस वेक्टर के टेल से लेके इसके हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा, इस तरह से वेक्टर वी पी। और यही वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यही वेक्टर क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए भाई, तो इसको फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं। यही रिजल्टेंट जो है हमारा क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी है जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली और डायरेक्शन भी। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया। अब यहां से ये तो साफ साफ है कि Vp इज इक्वल टू
वी पी जी प्लस वी डब्ल्यू। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आप अगर याद करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस वेक्टर का डेफिनेटली एक y कंपोनेंट होगा, एक x कंपोनेंट होगा। अब ये 45 ये 45, तो ये पूरा क्या है 135 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ये जो वेक्टर है, जो थोड़ा मैं ये बड़ा बना रहा हूं, ये क्या है, ये जो वेक्टर है ये है वी पी जी एक्स, यानी कि इसका x कंपोनेंट है ये पूरा यहां से यहां तक। उसी तरह ये या फिर ये वेक्टर ये क्या है वी पी जी वाई, इस वेक्टर का y कंपोनेंट। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Vp इज इक्वल टू वेक्टर Vp इज इक्वल टू वेक्टर वी पी जी प्लस वेक्टर वी डब्ल्यू। यहां भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है एक अलग रिलेशन बना के। चलिए भाई, अब हम क्या करें, अब यहाँ पे सब कुछ का काम है, कंपोनेंट्स का, यूनिट वेक्टर्स का, सब कुछ। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। सबसे पहले इन सबको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इनका काम मैंने कर लिया है यहाँ पे। चलिए भाई, बहुत ध्यान से समझना है इसको। इसको आपने जहाँ समझा, आपको आज ही से इसी समय से आपका फिजिक्स देखिएगा आसान लगने लगेगा। जहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम आप बनाएंगे, दैट इज मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन से लेके आगे एकदम जहाँ तक फिजिक्स है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टूल फॉर यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा y एक्सिस था। चलिए भाई, सबसे पहले हम कंपोनेंट में रिजॉल्व, जब हमने देखा था कि 2 डायमेंशन में किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये वेक्टर कोई हमारा वेक्टर a मान लेते हैं इसको, तो ये इसका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट ऐसे होता था। इसका वेक्टर कंपोनेंट इस तरह से हम दिखाते थे, और ये एंगल अल्फा है जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x के साथ बन रहा है। तो हमारा जो ax होता था वो a cos अल्फा होता था, और ay जो होता था वो a sin अल्फा होता था। यहाँ पे कोई हमें दिक्कत नहीं है, ये एंगल ही ये बता देगा कि इन कंपोनेंट्स का डायरेक्शन किस तरफ है। जो ये एंगल है ना, यही इसके डायरेक्शन को डिक्टेट कर देगा। अब यहाँ पे ये जो x कंपोनेंट है इसका, वो नेगेटिव होना चाहिए। आप देखेंगे थोड़ी देर में कि ये एंगल आपको बता देगा। आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, अब जाके अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आपको देखना चाहिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी आप देखेंगे भी यहाँ पे, बट ऑब्वियसली जिन्होंने ट्रिगोनोमेट्री सही से नहीं देखा है या अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ पे, इसलिए गो एंड वॉच दैट। चलिए भाई, तो इस तरह से कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। अगर यही वेक्टर इस तरह से होता है, इधर रहता, तो डेफिनेटली इसी तरह का कुछ है। ये वेक्टर a है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ है। ये एंगल अल्फा है, राइट। ये एंगल क्या है हमारा अल्फा। तो हमने देखा था कि साइन जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, इस पर्टिकुलर एंगल के साइन के बराबर होगा वो। ये हमने देखा था ना कि इस पर्टिकुलर एंगल के बराबर होगा। कॉस अल्फा इस पर्टिकुलर एंगल के कॉस के बराबर होगा। तो जब साइन अल्फा हम निकाल रहे हैं यहां से, दैट मीन्स हम इस एंगल को और इस ट्राइएंगल को कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया है, क्योंकि यही लाइन इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को एक्स एक्सिस से बाउंड कर रहा है। इसीलिए इस एंगल का साइन इस एंगल का साइन बराबर, इस एंगल का कोसाइन इस एंगल का कोसाइन बराबर।
कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस एंगल का वही कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस एंगल का बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से भी अगर इस तरह का भी कुछ हो, तो यहां भी ax इज इक्वल टू a cos अल्फा, ay इज इक्वल टू a sin अल्फा। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये मान लेते हैं कि अल्फा हमारा 150 डिग्री है। अल्फा कितना है? 150 डिग्री है। ये वेक्टर a है, ये ax, ये ay। मैं एक्स आई नहीं लिख रहा हूं, मुझे बस अभी इसके कंपोनेंट से मतलब है। चलिए भाई, अब ये एंगल का साइन या कोसाइन, मैंने कहा इस एंगल के साइन या कोसाइन के बराबर होगा, या फिर इस एंगल का टेंजेंट इस एंगल के टेंजेंट के बराबर होगा, एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो चलिए, अब cos 150 डिग्री मतलब क्या? मतलब हम इस एंगल को कंसीडर करके बात कर रहे हैं। अब इस एंगल को हमें लेना होगा, क्योंकि आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है जब ये लाइन मूव करता है, ये जो लाइन है वहां पे ट्रिगोनोमेट्री में इसको हम रिवॉल्विंग लाइन मानते हैं, जिसको मूव कराते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब ये लाइन मूव कर रहा है तो ये मूव करके यहाँ पे आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आया तो जब इस एंगल का हम कोसाइन यहाँ निकालना चाह रहे हैं, दैट मीन्स हम इस एंगल को और इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को ट्रीट कर रहे हैं। तो जब cos 150 करेंगे तो इसका मतलब ये एंगल अगर जो भी थीटा है, इस थीटा cos थीटा को हम क्या लिख रहे हैं? क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि cos 150 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल। रीजन बीइंग द सेम वेक्टर बाउंस दिस एंगल एंड दिस थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस से ये दोनों एंगल को यही लाइन बाउंड कर रहा है, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्योंकि यहां पे उतना समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो cos 50 जिसको cos थीटा के बराबर भी होगा, वेयर थीटा इज दिस, डेफिनेटली ये 30 डिग्री के बराबर एंगल है, क्योंकि ये पूरा 180 होता तो थीटा 30 है। तो आपको लगेगा कि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा? cos 30 का जो वैल्यू होगा, आपको लगेगा कि cos 30 तो भाई सिंपल √3/2 होता है, तो क्यों नहीं। और cos 50 आप देखें, cos 150 का वैल्यू कितना होना चाहिए? cos 150 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। यहां देखिए, cos 150 इज इक्वल टू cos 90 प्लस 60, दैट मीन्स माइनस sin 60, दैट मीन्स माइनस √3/2। तो ये थीटा यानी कि cos 50 और cos थीटा यानी कि इसका, इन दोनों का वैल्यू माइनस √3/2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब cos इस वाले एंगल को करेंगे तो जो बेस है cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका नेगेटिव हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए ऑटोमेटिकली ये माइनस √3/2 आ जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द कोसाइन ऑफ दिस इज इक्वल टू द कोसाइन ऑफ दिस। ध्यान रखना है आपको इस चीज को। चलिए, जैसा कि मैंने कहा, इसको आप डिटेल में जाके ट्रिगोनोमेट्री में समझें, इट इज इंपॉर्टेंट। cos 150 इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? बेस यानी कि ax डिवाइडेड बाई व्हाट? हाइपोटेनस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी कि ax इज इक्वल टू a cos 150। अब देखिए कैसे आपको 150 इज इक्वल टू माइनस √3/2 यानी कि a माइनस √3a/2, दैट्स इट। अपने आप x कंपोनेंट नेगेटिव आना था, देखिए आ गया, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x की तरफ है, क्योंकि हमने इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x लिया हुआ है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी समझनी होंगी। मेरा ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ाने का, कैलकुलस वगैरह से पहले ट्रिगोनोमेट्री कराने का यही कारण था, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन ऑल दोज टॉपिक्स, वेदर इट इज कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरीवेयर ट्रिगोनोमेट्री हैज बीन यूज्ड।
सो दिस इज द रीज़न कि मैंने ट्रिगोनोमेट्री को सबसे पहले और अलजेब्रा को सबसे पहले सेलेक्ट किया आपको पढ़ाने के लिए। चलिए समझ में आ गया आपको ये सब कुछ। अब यहाँ पे अपने प्रॉब्लम में लौटते हैं। ठीक है, अब ये 135 है, तो 135 यानी कि इस एंगल से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को मेजर करेंगे, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू द कोरिस्पोंडिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ दिस एंगल। कोरिस्पोंडिंग क्यों कह रहा हूं कि अगर इस एंगल का साइन लेंगे तो इसका भी साइन लेना होगा, इसका टेंजेंट लेंगे तो इसका टेंजेंट, इसका कोसाइन तो इसका भी कोसाइन, इसलिए चलिए साफ साफ आप इसका मैग्नीट्यूड VPG से हम सिंपली दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर इसमें हम कंपोनेंट वेक्टर भी ऐड कर दें, यूनिट वेक्टर, तो ये I और ये J, ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट्स हो गया इसका। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि cos 135 या डायरेक्ट लिख दूं, अब तो समझ जाएंगे, VPG x इज इक्वल टू VPG cos 135। एक बार चलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। VPG चाहे cos 135 डिग्री इज इक्वल टू cos 35, यानी कि cos दिस इज इक्वल टू बेस, यानी कि VPG x, इसका x कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस VPG। सो VPG x इज इक्वल टू VPG cos 135 डिग्री। वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ कोर्स। हाँ ठीक है, आपने देख लिया, यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है। सिमिलरली VPG y इज इक्वल टू VPG साइन 135 डिग्री। ये कितना आ जाएगा भाई? VPG हमारा कितना है हमें पता है, VPG हमारा 125 माइल्स है, मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, तो 125। अब देखिए VPG x कंपोनेंट के नेगेटिव आना चाहिए, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। 125 इसको लिख सकते हैं cos 90 प्लस 45 इज इक्वल टू, अब cos 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 1 बाई रूट 2, यानी कि माइनस यहाँ पे आ जाएगा 125 बाई रूट 2, दैट्स इट। उसी तरह अब y तो भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव y के तरफ, तो ये पॉजिटिव y ही आएगा, देख सकते हैं हम। ये आ जाएगा 125 इंटू साइन 135 इज इक्वल टू cos 45, cos 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2, इसको भी इसी तरह से साइन 90 प्लस 45 लिखेंगे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वही 125 बाई रूट 2। अब चलिए, हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को उसका जो वेक्टर कंपोनेंट्स है उसके टर्म में हम कैसे लिखते हैं। अगर कोई वेक्टर r को हम उसके x कंपोनेंट प्लस उसके y कंपोनेंट के साथ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर z डायमेंशन भी हो, z वाला कंपोनेंट भी हो, तो यहाँ पे z के भी ऐड कर देते हैं, बट यहाँ पे 2 डायमेंशन का काम है हमें। चलिए भाई, तो उसी तरह से नाउ यहाँ पे वेक्टर VP को वेक्टर VPG प्लस वेक्टर VW, अब ये जो वेक्टर VPG है इसको अपने I और J कंपोनेंट के साथ लिख दें, यानी कि VPG x I प्लस VPG y j प्लस अब VPY VW। अच्छा, जैसे हमने इसका कंपोनेंट निकाला उसी तरह इसका कंपोनेंट भी हम निकालेंगे। अब यहाँ पे जो थीटा है, यहाँ पे तो 135 था, यहाँ पे जो ये जो वेलोसिटी ऑफ विंड है, यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से हमेशा एंगल को मेजर किया जाता है, वो है हमारा 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y कंपोनेंट तो 0 होगा हमें पता है, क्योंकि y की तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। हम देख सकते हैं, हम इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है VW, वो कितना बना रहा है, 180 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से। हमेशा एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से ही मेजर करते हैं। तो हम देखिए इसका VW x इज इक्वल टू, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, VW cos 180 डिग्री इज इक्वल टू VW, क्योंकि माइनस VW, क्योंकि cos 180 माइनस 1। उसी तरह इसका y कंपोनेंट आप निकाल के देख लीजिए क्या आ जाएगा, VW sin 180 और sin 180 का वैल्यू 0,
यानी कि 0, y कंपोनेंट है ही नहीं इसीलिए। तो ये x कंपोनेंट है यहाँ पे, ये क्या है, सिर्फ x कंपोनेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं v w i के साथ। यहाँ पे x मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि भाई एक ही कंपोनेंट ही है इसका, तो क्या जरूरत है, इसका मैग्नीट्यूड के साथ i लगा देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव, जब यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे, जब कंपोनेंट को लेंगे तो अपने आप ये नेगेटिव आ जाएगा। इसको हम और क्लैरिफाई करके VWX, इसका x का कंपोनेंट इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ ये अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये एंगल जो है ना, ये एंगल इसको पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्पेक्टिव डायरेक्शन अपने आप बना देगा। चलिए अब VPGX हमारा कितना आया है, -125/√2i। देखिए इसको नेगेटिव बना दिया, i नेगेटिव की तरफ, ये VPGX नेगेटिव x की तरफ, नेगेटिव आ गया। ये वही मैं कह रहा था, y यहाँ पे 125/√2j। अब अब यहाँ पे VWX, इसका x कंपोनेंट क्या आया था, -VWI माइनस VWI 125/√2। अभी आया था ना ये -VWI, नहीं आया था। VWX इज इक्वल टू VW cos 180 डिग्री माइनस VW, उसी में आई हमने लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहां पे वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इसलिए। चलिए भाई 125/√2j माइनस, अब VW, विंड का वेलोसिटी कितना है 150, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ही है, तो सॉरी 50, तो 50i। अब i को एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -125/√2 प्लस 50i प्लस 125/√2j। i कंपोनेंट और j कंपोनेंट, यानी कि इस वेक्टर को इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के टर्म में हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि अगर कोई भी वेक्टर अपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में लिखा जाए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है √x² + y², दैट्स इट, यानी कि उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो हमने अब निकाल लिया, एक तरह से समझिए। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर VP, यानी कि सिर्फ वेक्टर VP इज इक्वल टू इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर। ये पूरा i जब या j लगाते हैं तो ये पूरा वेक्टर कंपोनेंट्स होता है, हमें इस बार अब सिर्फ ये कंपोनेंट लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, -125/√2 प्लस 50 का स्क्वायर प्लस 125/√2 का होल स्क्वायर। अब ये लंबा कैलकुलेशन है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैंने आंसर इसका लिखा हुआ है, ये आएगा आपका ऑलमोस्ट 163 माइल्स पर आवर। इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्टली आएगा 162.5 समथिंग, उसी को मैंने अप्रोक्सीमेटली 163 माइल्स पर आवर कर दिया। अब हमें फाइंड करना है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि आपसे डायरेक्शन भी पूछा जाएगा। यहाँ तो सिर्फ स्पीड पूछा गया है, बट डायरेक्शन भी पूछा जाएगा आपसे। तो अगर डायरेक्शन पूछा गया तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, जब किसी वेक्टर का आप x कंपोनेंट आपको पता है, y कंपोनेंट पता है, तो डायरेक्शन निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ये x a y ये हमारा अल्फा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ay/ax, दैट्स इट। यही हमारा डायरेक्शन हमें निकालना है। तो इसका डायरेक्शन यानी कि ये एंगल हम निकाल लेते हैं,
दिस एंगल मान लेते हैं कुछ है, थीटा है, जो भी है, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये x यहां के लिए इसका क्या, हम ये देखिए एक चीज और आपको बता दूं मैं थोड़ा, अब हमें डायरेक्शन इस वेक्टर का निकालना है VP का, ये VPG है, ठीक है, ये VPG है। अब डेफिनेटली साफ साफ है कि इसका झुकाव जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, इस वेक्टर का भी, इसीलिए हम इधर के तरफ इसका डायरेक्शन निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई ये वेक्टर जो है VP इस तरह से इधर झुका हुआ होगा कहीं पे, और वो जो एंगल बना रहा है यहाँ पे वो एंगल थीटा है, तो वही tan थीटा हो गया आपका। उसके बाद उसका y कॉम्पोनेंट यानी कि 125/√2 बाई x कॉम्पोनेंट यानी कि -125/√2 प्लस 50। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा थीटा इज इक्वल टू 32.5 डिग्रीज। माइनस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, क्योंकि वेक्टर यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, इस नेगेटिव एक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो मेजर हो रहा है ना, इसलिए ये जो आंसर है वो नेगेटिव आया है। तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, 33 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब 32.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से ये जो वेक्टर होगा VP, ये क्या होगा, वेस्ट से 32.5 डिग्रीज टुवर्ड्स नॉर्थ। तो डायरेक्शन क्या हो गया, इसलिए वेक्टर VP इज 32.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इस तरह से लिखते हैं, ये नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा है। वही अगर हमें इस वेक्टर का पॉजिटिव x के रेस्पेक्ट में एंगल चाहिए होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 180 में से उस 32.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही इसका एंगल हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x से, दैट्स इट। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये जो वेक्टर है नया VP जो है हमारा, ये वेक्टर VP ये पॉजिटिव x से किस तरफ डायरेक्ट है या ईस्ट से किस तरफ डायरेक्टेड है, तो ये जो एंगल आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। तो चलिए, तो इस तरह से हम वेक्टर्स के सवाल को बनाते हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व करके इसी तरह से हम सवाल को बनाते हैं, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये एक ही प्रॉब्लम बनाने में इतना टाइम मैंने क्यों दिया है, इसका कारण है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वन प्रॉब्लम। आई होप आपको इसको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आप दोबारा पूछिए मेरे से, यू हैव टू आस्क मी अगेन। मुझे पता है पहली बार में ये बहुतों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हो रहा होगा। 2-3 बार 4 बार 5 बार करने के बाद प्रैक्टिस ये बनेगा। इसको आप खुद से बनाइए एक बार, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। उसके बाद ये प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होने लगेगा, पता चलेगा कि किस तरह से कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं, किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक टाइम हो गया है आज काफ़ी, आज यहीं तक रहने देते हैं या एक और